ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव के वर्तमान परिदृश्य पर क्षेत्रीय संवाददाताओं के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की बातचीत। 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के साथ साथ उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव का एक एक चरण का मतदान होगा और आज हम कार्यक्रम में उत्तराखंड और गोवा पर विशेष रूप से चुनावी परिदृश्य पर बात कर रहे हैं। गोवा और उत्तराखंड से चुनावी गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए हम अपने कार्यक्रम में वहां मौजूद हमारे संवाददाताओं से जुड़ेंगे। गोवा से हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार लाल जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताएं कि जैसे कि पिछले विधानसभा चुनाव से अगर हम तुलना करें तो 2017 के मुकाबले इस बार 50 प्रत्याशी ज्यादा हैं और नई पार्टियां भी हैं। कैसे चुनावी परिदृश्य को आप देखते हैं गोवा में? ये मैं पहले बता दूं कि जैसे आपने कहा कि 50 उम्मीदवार ज्यादा हैं पिछले चुनाव के मुकाबले, और इस बार चुनाव का मुकाबला है कि जैसे इसके पहले जो भी चुनाव होता था वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होता था बाइपोलर, लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस पहली बार चुनाव में उतरी है। आप पिछले बार भी उतरी थी, ये दूसरे बार उतर रही है। और यहाँ पे कुछ रिवोल्यूशनरी गोवा पार्टी है, जय महाभारत पार्टी है, गोइंचो स्वाभिमान पार्टी है, संभाजी ब्रिगेड है, ये सब 4-5 पार्टियां हैं वो पहली बार चुनाव मैदान में है। जो यंग है वो लोकल का मुद्दा उठा करके चाहते हैं इस बार हमें मौका दे। और एक खास बात ये बता दूं, पहली बार बीजेपी जो है 40 सीटों पर अकेले लड़ रही है और कांग्रेस का गठबंधन गोवा फॉरवर्ड पार्टी से है। टीएमसी जो है 26 सीटों पर लड़ रही है, उसका गठबंधन दल महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी है, 13 सीट उनको दिया है टीएमसी ने। शिवसेना एनसीपी का गठबंधन है जिसमें शिवसेना 11 सीटों पे, एनसीपी 12 सीटों पे लड़ रही है। और आप इस बार 40 में से 39 सीट पे लड़ रही है और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को उसने समर्थन देने की घोषणा की है। पिछले चुनाव 2017 के मुकाबले इस बार का एकदम चुनावी परिदृश्य बिल्कुल अलग है। कहीं पे ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, कहीं पे चतुष्कोणीय मुकाबला है, सीधा मुकाबला कहीं पर भी नहीं। 11,65,000 इलेक्टोरेट है और 40 विधानसभा सीट है। तो आम तौर पर देखिए कि अगर 60 और 70% अगर पोलिंग होती है एवरेज जो इंडिया में होता है, उसके हिसाब से अगर हो तो किसी को भी 10,000 या 15,000 वोट आए तो यहाँ पे एमएलए बन सकता है। तो काफी इंटरेस्टिंग है गोवा इस मुकाबले। निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण कुमार लाल हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों और परिदृश्य पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राघवेश पांडे। राघवेश, उत्तराखंड 13 जिलों का एक पर्वतीय और मैदानी इलाकों का मिलाजुला एक राज्य है। तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को उत्तराखंड के भौगोलिक परिदृश्य के साथ साथ वहां की सीटों और वहां के मुख्य प्रत्याशियों के मुकाबले के बारे में जानकारी दें। देखिए, उत्तराखंड में 2 रीजन हैं, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल। मोटे तौर पर 3 जिले मैदानी हैं, हरिद्वार, देहरादून का बड़ा हिस्सा और ऊधम सिंह नगर। इसके अलावा बाकी जो सारी सीटें हैं वो पर्वतीय अंचल में है। मैदानी अंचल में देहरादून, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में सीटों की संख्या मिलाकर के जो पर्वतीय अंचल की सीटें उनसे ज्यादा है। तो ज्यादा फोकस सभी राजनीतिक दलों का हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और देहरादून में है, क्योंकि इन तीनों जिलों में जो सीटें हैं अगर उन पर कोई पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, मतलब ज्यादा सीटें पाती है तो सरकार बनाने में सहूलियत होती है। तो देहरादून में जो चक्राता सीट है वो पर्वतीय अंचल की सीट है, मतलब बड़ा हिस्सा पर्वतीय अंचल है जो एक रिजर्व सीट है। और इस सीट पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही है। उसके बाद हम लोग नीचे आते विकास नगर है, सहसपुर है, देहरा खास, देहरा कैंट है, राजपुर है। तो इन सीटों पे और इसके नीचे चले जाते हैं हरिद्वार में, तो ज्यादातर सीटें मैदानी सीटें हैं जहां पर मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल या यूं कहें आम आदमी पार्टी, ये भी कहीं न कहीं से अपनी भागीदारी निभा रही है, अपनी भूमिका को प्रदर्शित कर रही है। लेकिन पूरे देहरादून में बात की जाए तो मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। लेकिन आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल ये भी कहीं न कहीं कोशिश कर रही है अपना स्थान बनाने के लिए। इसके बाद आता है हरिद्वार। हरिद्वार में भी मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन वहां पर बहुजन समाज पार्टी भी मजबूती से अपना अस्तित्व बताने की कोशिश कर रही है। और जो पहले विधानसभा चुनाव हुए उनमें हरिद्वार से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से भी वहां पे विधायक चुनकर आए हुए हैं। इसलिए कहा जाता है कि हरिद्वार में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा
आम आदमी पार्टी कहीं कहीं पर आमने सामने का मुकाबला है, तो कहीं कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है, कहीं कहीं चतुष्कोणीय मुकाबला है। वहाँ भी स्थिति यही है कि मोटे तौर पर बात की जाए तो जैसे देहरादून की स्थिति वही हरिद्वार में कमोबेश है कि मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। उधम सिंह नगर की मैदानी जिला आता है, वहाँ की बात की जाए उधम सिंह नगर में भी जो मुख्य मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन वहाँ भी आम आदमी पार्टी सेंधमारी की कोशिश कर रही है, बहुजन समाज पार्टी मजबूती से लड़ रही है, उत्तराखंड क्रांति दल भी वहाँ अपने मजबूत की लड़ाई लड़ रही है। उत्तरकाशी में जो सीटें वहाँ पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कर्नल कोठियाल चुनाव लड़ रहे हैं गंगोत्री से। लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि मोटे तौर पर पूरा उत्तराखंड वहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं और राष्ट्रीय का एक बड़ा मुद्दा होता है वहाँ पे, तो मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच में होता है। चमोली जिले में बात की जाए, वह पर्वतीय जिला है, वहाँ भी मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच में। रुद्रप्रयाग में स्थिति यही है, यही स्थिति पौड़ी गढ़वाल में, यही टिहरी गढ़वाल में। गढ़वाल मंडल की बात की जाए तो आमने सामने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। अब बात करते हैं कुमाऊं की। कुमाऊं मंडल में भी कमोबेश हालात यही है। एक खास बात और है कि वहाँ पर दो पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव मैदान में हैं। जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वो खटीमा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं लालकुआं से। कुछ इलाके ऐसे जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी या आम आदमी पार्टी वो भी कर रहे हैं पहचान बनाने के लिए। इन 70 सीटों पर आमने सामने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। उत्तराखंड क्रांति दल कहीं कहीं जोर आजमाइश कर रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एमएल ये अभी गठजोड़ करके 10 सीटों पर लड़ रहे हैं। राघवेश, हम आपसे 14 फरवरी को होने वाले मतदान के बारे में, चुनाव आयोग की तैयारियों के बारे में भी एक संक्षिप्त जानकारी चाहेंगे। कुछ मतदान केंद्र हैं 15 से 20 किलोमीटर दूर है। मुख्य सड़क से 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलकर मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे पोलिंग पार्टियां। मौसम भी खराब है, पिछले दिनों बर्फबारी भी हुई है कल परसों में कुछ जगहों पे। इसको देखते हुए पोलिंग पार्टियां विशेष एहतियात बरत रही हैं। अपने सारे सामान के साथ मतदान केंद्रों के लिए दूरस्थ इलाकों में रवाना हो गई हैं। मतदान को फ्री एंड फेयर कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने सारी व्यवस्था कर रखी है। इसके साथ साथ चुनाव में किसी प्रकार का प्रलोभन न हो उस पर निगरानी रखी जा रही है, धनबल का उपयोग न हो उस पर निगरानी रखी जा रही है, नाकों पर चेकिंग की जा रही है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में चुनाव शांतिपूर्ण हो। पहाड़ में आमतौर पर चुनाव शांतिपूर्ण होता है, लेकिन मैदानी इलाकों में कहीं कहीं नोकझोंक की खबरें आती हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी कर रखा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई है, नाकों पर तलाशी की जा रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार मतदान केंद्रों की संख्या में इजाफा किया गया है। भीड़ नहीं इकट्ठा हो इसको भी विशेष ध्यान रखा गया है। मतदान कर्मी जो है उनको पीपीई किट दिया जा रहा है, मास्क दिया जा रहा है, साथ ही साथ ग्लव्स दिए जा रहे हैं। इस बार जो 80 वर्ष से ज्यादा की उम्र के मतदाता थे उनको पोस्टल बैलेट की व्यवस्था भी की कि अगर कोई बुजुर्ग मतदाता अगर मतदान करना चाहता है या कोरोना संक्रमण मतदान करना चाहता है तो वो इलेक्शन ऑफिस को कांटेक्ट कर रहा है। सर्विस वोटर्स के लिए भी इसी की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जो दिव्यांग मतदाता जहां उनकी संख्या आ जाती है उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी, कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहने पाए। इन्हीं कारणों से सारी व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही साथ निर्वाचन आयोग मतदाताओं को जागरूक करने का काम भी कर रहा है। अलग अलग तरीके से अलग अलग एजेंसी लगी हुई हैं। एक ढंग से वो मतदाताओं को जागरूक किया जाए कि आप मतदान करने मतदान केंद्र पर अवश्य जाएं। जो प्रोमिनेंट लोग उनके संदेश भी जारी किए जा रहे हैं। तो ये तो चुनाव की व्यवस्था की। तो वर्चुअल रैली भी की जा रही है। वर्चुअल रैली के जरिए भी नेता अपने मतदाताओं से जुड़ने का काम कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ रहे हैं। एक तो ये व्यवस्था की गई है कोरोना संक्रमण को देखते। साथ ही साथ जब जैसे जैसे प्रतिबंधों में कमी की जा रही है, लाउड स्पीकर के जरिए प्रचार किया जा रहा है, घर घर लोग जा रहे हैं, तो सुबह से शाम तक उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। मतदाता किसको वोट करेगा ये 14 तारीख को वोट तय करेगा, किन मुद्दों मतदान करेगा ये अवश्य कहा जा सकता है कि जो चुनावी मुद्दे हैं इस बार के वो विकास कहीं न कहीं बड़ा मुद्दा है और विकास के मुद्दे पर ही मतदाता मतदान करेगा। जी राघवेश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तृत जानकारी दी उत्तराखंड चुनाव के परिदृश्य पर। अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव के वर्तमान परिदृश्य पर क्षेत्रीय संवाददाताओं के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है airnsdtalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।